अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जमायत नहम का मजमून पढ़ेंगे उर्दू। और इसमें हमारा आज का जो उन्वान है वो है मीर तकी मीर की गज़ल। मीर तकी मीर की गज़ल के जो पहला और दूसरा शेर है ये हम इससे पहले वाले सबक में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे शेर नंबर 3 और 4। आज के लेसन का हमारा जो पहला शेर है वो है चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। पिछले 2 लेसन में मीर तकी मीर का तारुफ बड़ी ही तफसील के साथ हम पढ़ चुके हैं। उनके अंदाज़े बयां हम समझ चुके हैं कि वो किस तरह का लिखा करते थे। कारी जब उनकी गज़ल पढ़ता है तो उसके दिल पर कैसा असर होता है। तो इस शेर की हम जब तशरीह करते हैं तो हमें समझ आती है। पहले अगर मैं अल्फाज में नहीं समझा दूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। दोनों शेर में पढ़ती हूँ, एक पढ़ चुकी हूँ। अगला है बार बार उसके दर पर जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। पहले शेर में लफ्ज़ है चश्म जिसका मतलब है आँख। फिर लफ्ज़ है आलम, आलम से मुराद है दुनिया जहान। लफ्ज़ है औकात, औकात का मतलब है हैसियत। ये आलम के भी 2 मानी होते हैं, एक इल्म वाला आलम और एक जहान। औकात के भी 2 मीनिंग होते हैं, वक्त की जमा है औकात और एक औकात का मतलब होता है हैसियत। जो यहाँ पर इस्तेमाल मतलब हो रहा है वो है हैसियत। दर का मतलब है दरवाज़ा और इज़्तिराब का मतलब है परेशानी। पहला शेर है चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। मीर तकी मीर को खुदाए सुगन कहा जाता है। वो ज़िंदगी के हकायक अपने अशार में बयान करते हैं। यहाँ पर उन्होंने ज़िंदगी की ये हकीकत बयान की है कि हमें अफसानवी दुनिया में, ख्यालाती दुनिया में, रूमानवी दुनिया में नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें अपनी चश्मे दिल, हमारी जो दिल की आंख है जिसे शायरों ने बहुत से नाम दिए, रूहानी आंख कहा गया, छठी हिस्स कहा गया, तीसरी आंख कहा गया। तो यहाँ पर वो किस आंख की बात करें? दिल की आंख। कि दिल की आंख से देखो, दिल की आंख में जो हमारे दिल में जो एक पर्दा होता है मंजर के पार देखने के, एक होता है मंजर के सामने, सरे मंजर यानी मंजर के सामने, एक होता है पस मंजर, मंजर के पीछे। तो कहते हैं चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, उस से मुराद है अगला जहां। इस दुनिया का खात्मा हो जाता है मौत के साथ। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर जिंदा चीज़ ने मौत का मज़ा चखना है। तो कहते हैं कि जब हर जिंदा चीज़ मौत का मज़ा चख के फिर अपने इम्तिहान के लिए अगले जहान में उसे अल्लाह के सामने रूनुमा होना है, अल्लाह के सामने जब पेश होना है, तो उस वक्त हमारा क्या हाल होगा। अभी से अपनी चश्मे दिल खोल ले, अभी से अपने दिल की आंख खोल ले। उस वक्त पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अभी हमारे पास वक्त है कि हम इन 2 बज़ाहिर, हमारी जो ज़ाहरी चीज़ों को देखने वाली जो 2 आंखें हैं, इनसे तो हमें ज़ाहिर नज़र आता है, बातन हमें उस वक्त नज़र आएगा जब हम दिल की आंख खोलेंगे। तो इसलिए एक इंसान पहले तो अपने आप को, शायर हमेशा पहले अपने आप से मुखातब होता है, अपने आप को कहता है, फिर उसकी जो कही हुई बातें हैं, उसके जो दिल का इजहार है, उसका जो एक्सप्रेशन है, वो फिर कारी जो होता है, पढ़ने वाला जो होता है वो पढ़ता है और फिर हमारे मुआशरे पर उसका असर होता है। यहाँ पर भी मीर तकी मीर कहते हैं चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, उससे मुराद है अगला जहान। कि अगले जहां में इंसान को जो इम्तिहान देना पड़ेगा वो आज के किए हुए हमारे अमाल हैं। तो इसलिए ए गाफिल इंसान, तो अगले जहान पर देखने के लिए अपने दिल की आंख खोल। तीसरे में वो कह रही है यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। यहाँ तू महलात बनाने में लगा हुआ है, यहाँ तू ऐशो आराम में लगा हुआ है, यहाँ पर तो वो नुमाइश में लगा हुआ है, दुनिया में एक दूसरे से मुकाबला बाजी में लगा हुआ है। तो यहाँ की जब औकात ख्वाब की सी है, किसी से मुराद क्या है? तशबीह है। तो यहाँ की जो जिंदगी है, यहाँ से मुराद है यहाँ की जिंदगी, और उसे किससे तशबीह दे रहे हैं? ख्वाब से। कि जिस तरह इंसान सोता है वो ख्वाब देखता है, ख्वाब में वो बादशाह भी बन जाता है, वो परी भी बन जाता है। जैसा उसका सोच होती है वैसे उसे ख्वाब आते हैं, और ख्वाब में जो हकीकत में इंसान नहीं कर पाता वो ख्वाब में सारा कुछ कर लेता है, देख लेता है, वैसे उसकी ख्वाहिशात को पर लग जाते हैं ख्वाब में। तो यहाँ पर मीर तकी मीर कहते हैं कि यहाँ की औकात चूँकि ख्वाब की सी है,
कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने तुझे हाथ पाँव दिमाग दिल दिया है सोचने समझने कुछ काम करने के लिए, और उन्हीं कामों का हिसाब अगले जहाँ में जाकर होगा। तो इसलिए यहाँ की जो ख्वाब है, ये दुनिया एक ख्वाब है। हमारी ज़िंदगी तो अज़ल से शुरू हुई है और अब तक हमने चलना है। उसके दौरान ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ये तो सिर्फ एक ख्वाब की सी है। जैसे इंसान ख्वाब में सोता है तो दुनियावी ज़िंदगी के साथ उसका ताल्लुक नहीं होता, वो ख्वाब के सफ़र में जारी है। इसी तरह मीर तकी मीर कहते हैं कि इंसान जो अज़ल से उसका सफ़र शुरू होकर अब तक ख़त्म होगा, यानी जब दुनिया शुरू हुई तब से इंसान का सफ़र शुरू है इंसानियत का, और जब दुनिया ख़त्म होगी क़यामत आएगी तब तमाम इंसानों का इस दुनिया में ज़मीन पर सफ़र ख़त्म हो जाएगा। और हमारी जो 60 साल 45 साल 65 साल जो ज़िंदगी है वो सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाब की सी है, और उसकी हैसियत एक क्या है, कुछ भी नहीं है। उसकी हैसियत कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि दुनिया में जो हमने काम किए उसका हिसाब हमें आगे देना पड़ेगा। इसके अलावा हमारा किसी से हसद, हमारी जलन, हमारे अपने आप को फ़ख्र और गुरूर के साथ पेश करना, ये सारा इस दुनिया में ही रह जाएगा। हाँ, इसका हिसाब आगे देना पड़ेगा, उसके लिए अपने चश्मे दिल खोल दे। इस शेर के मुतालिक मैं आपको अशार बताऊंगी। मीर तकी मीर के जब हम जिक्र कर रहे हैं उससे जो मुतलका अशार हैं, जब वो हम ढूंढने लगते हैं कि मीर तकी मीर के अशार से मुतलका किस शायर के शेर बयान किए जाएं, तो वो फिर गालब और इकबाल से कम तो वो अशार नज़र नहीं आते। गालब का शेर है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। इससे मुराद क्या है कि मौत ने तो आ जाना है, लेकिन जो अगली ज़िंदगी के बारे में मैं सोच सोच के परेशान रहता हूँ तो फिर मुझे सारी रात नींद नहीं आती। यहाँ पर जो उन्होंने बात की है कि अगले आलम पर आप दिल की आंख खोल दो, अपनी चश्म खोल दो, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। उसी बात को गालिब बयान कर रहे हैं कि जब इंसान मौत के बारे में सोचता है तो फिर उसकी नींद गायब हो जाती है, फिर उसे नींद नहीं आती, फिर वो उन बातों के बारे में सोचता है जिनके बारे में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। दूसरा शेर इकबाल का, मुझे राज़े दो आलम दिल का आईना सिखाता है, वही कहता हूँ जो सामने आंखों के आता है। वो भी दिल की बात कर रहे हैं कि मुझे दिल की बातें मेरे अगले दोनों आलम जो है, ये आलम और अगले जो आलम है, उसकी आंखें दिल ही बता रहा है, और मैं तो वही बोल रहा हूँ जो मेरी आंखों के सामने गुजर रहा है। मैं अपनी ये रूहानी आंख से जो देख रहा हूँ, यही मीर तकी मीर ने हमें कहने की कोशिश की है कि आप भी अपने दिल की आंखें खोलो, जैसे उन फलसफियों ने, उन अजीम शायरों ने अपनी आंखें खोल के इस दुनिया को समझ लिया कि इस दुनिया की हकीकत ख्वाब से ज़्यादा नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इस शेर की इतनी तशरीह काफ़ी है। तो आप अगर एग्ज़ाम के हवाले से सवाल पूछे कि कितनी तशरीह होनी चाहिए, तो 2 से 2.5 सफ़ात एक शेर की तशरीह होनी चाहिए। इससे आगे हम अगले शेर की जानिब जाते हैं। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस तरह की सी है। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि गज़ल, बेहतरीन गज़ल वो होती है जिसमें हर शेर का मतलब फ़र्क हो, हर शेर में अलग अलग मौजू बयान किया गया हो। वो गज़ल के एतबार से एक बेहतरीन गज़ल है। अब यहाँ पर दोनों आलम के बारे में सोचने का मौजू बयान किया गया था कि ये दुनिया में फ़ानी है, अगले आलम के बारे में सोचा जाए। और इस शेर में मीर तकी मीर फरमा रहे हैं कि मैं अपने महबूब के दर पर बार बार जाता हूँ, अब हालत इस तरह की सी है। यहाँ पर हमें जो मौजू मिल रहा है वो इश्क़ हकीकी के बारे में मिल रहा है। आप 2 तरह से तशरीह करते हैं, एक इश्क़ मजाजी के मुतालिक तशरीह करते हैं, एक इश्क़ हकीकी के मुतालिक शेर करते हैं। तो ये शेर ख़ास तौर पर इश्क़ हकीकी का है, लेकिन अगर आप इश्क़ मजाजी के बारे में भी करना चाहें इसकी तशरीह, तो वो इस तरह है कि मीर तकी मीर कह रहे हैं कि मैं बार बार अपने महबूब के दरवाजे पर जाता हूँ, लेकिन जितना मैं जाता हूँ उतनी ही मेरी हालत ज़्यादा इज़्तिराब, ज़्यादा परेशानी वाली हो जाती है। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये इश्क़ हकीकी से ताल्लुक़ रखता है, तो इसका मतलब ये है कि मैं जब अपने रब के दर पर जाता हूँ, अपने खालिक़ हकीकी के दर पर जाता हूँ, अपने महबूब से मैं महबूब हकीकी से सारी ज़िंदगी में मिलना चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह ने वादा किया है मौत का
کہ میرے جو بندے ہیں وہ موت کے بعد میرا سامنا کریں گے۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، میں تو ساری دنیا میں اپنے خدا کو ڈھونڈتا ہوں، میں پھولوں کو دیکھتا ہوں تو اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں، میں انسانوں کو دیکھتا ہوں تو اپنے رب کی جس چیز پر، پہاڑوں پر، ندیوں پر، آبشاروں پر جہاں میری نظر پڑتی ہے تو میں اپنے محبوب حقیقی، حال کے حقیقی کی تعریف کرتا ہوں اور بار بار اسے ڈھونڈتا ہوں۔ اسٹوڈنٹس جو در پر جانا ہے، اصل میں یہ میر تقی میر کہتے ہیں میں اپنے محبوب کو ڈھونڈتا ہوں، حال کے حقیقی کو ڈھونڈتا ہوں کہ ہر طرف اس کی قدرت بکھری ہوئی ہے، تو میرا حال کے حقیقی مجھے کہیں نظر آ جائے، میری جو روحانی آنکھ ہے وہ کھل جائے، میری روحانیت کے پردے چاک ہو جائے اور مجھے میرا محبوب حقیقی سے میں جا ملوں۔ تو کہتے ہیں جتنا میں اپنے محبوب کے در پر جاتا ہوں، جتنا اسے ڈھونڈتا ہوں، اتنی ہی میری حالت اضطراب کی سی ہے، اضطراب مجھے اتنی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، میں پہلے سے زیادہ رنجیدہ ہو جاتا ہوں، میں پہلے سے زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں۔ اور ہونا بھی چاہیے، انسان کی یہ جو دنیا ہے یہ آرام گاہ نہیں ہے، اصل آرام گاہ اس کی قبر ہے، اور اس دنیا میں انسان جب اضطراب کی حالت میں رہتا ہے تو ہی وہ اپنے حال کے حقیقی کو بارے میں جستجو کر سکتا ہے، اس کو ڈھونڈ سکتا ہے، اس کو پا سکتا ہے۔ تو اس سے متعلق ہم اشعار دیکھیں گے۔ پہلا شعر ہے، ہاتھ بھول بیٹھے دستکیں دینے کا فن، بند مجھ پر جب سے اس کے گھر کا دروازہ ہوا۔ دوسرا شعر ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ یہ اس کے متعلق اشعار ہیں۔ اسٹوڈنٹس آپ نے جب تشریح کرنی ہے تو ہر شعر کے ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ 2 متعلقہ اشعار لکھیں، اور متعلقہ اشعار کو اتنے اچھے طریقے سے یاد کریں کہ جب آپ ایگزام میں بیٹھیں تو اصل ہمارا مقصد ہے کہ ہمیں وہاں پر اشعار یاد ہوں، ہم جب تشریح کرنے لگیں تو وہاں پر ہم تشبیہ اور استعارات جو اس میں استعمال ہوئے ہیں غزل میں وہ بھی ہمیں فوراً یاد آئے، اور اس کے بعد ہمیں اشعار بھی یاد آئے۔ ہم 2 سے 2.5 صفحے کی ایک شعر کی تشریح کریں، ساتھ 2 اشعار لکھیں، ہم حوالہ متن لکھیں کہ شاعر کون ہے جس نے یہ غزل لکھی، تو اس کے بعد ہمارے بالکل بھی نمبر کٹنے کی ہمیں توقع نہیں ہوتی، پورے کے پورے نمبر آتے ہیں۔ اور یہ جو اردو کے پیپر میں کہا جاتا ہے کہ 75 میں سے 74 73 مارکس آئے، تو یہ انہی اسٹوڈنٹس کے آتے ہیں جو مارکس کو ذہن میں رکھتے ہوئے رٹا بازی نہیں کرتے، رٹے نہیں لگاتے، بلکہ خود تخلیقی لکھائی کرتے ہیں۔ آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی تو وہ ضرور پوچھیں، میں لیسن میں ایکسپلین کروں گی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔